स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पानी की एक पतली सी पट्टी है। ये ग्लोबल एनर्जी के लिए एक क्रिटिकल आर्टरी है। 4 मार्च 2026 को यह जरूरी रास्ता बहुत खतरनाक इलाका बन गया। ईरानी फोर्सेज ने स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, यह अपने इरादों का ऐलान था, जिसे तुरंत और हिंसक एक्शन से सपोर्ट किया गया। धमकियां जल्दी ही हकीकत में बदल गईं। जो शिप्स उस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर सीधे अटैक हुए। ये पानी, जहां आम तौर पर बड़े बड़े टैंकर धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ते रहते थे, अब एक खतरनाक माइनफील्ड बन गए। दुनिया ने देखा कि उसकी एनर्जी सप्लाई के लिए एक अहम चौक पॉइंट को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ गई। यूनाइटेड किंगडम के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कई अटैक्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 8 मार्च तक, यानी संकट के सिर्फ 4 दिनों के अंदर, वेसल्स पर 10 अलग अलग अटैक्स की पुष्टि हो चुकी थी। ये कोई वार्निंग या नजदीकी मिस नहीं थे, ये जानलेवा एनकाउंटर थे। इस हिंसा में जाने गईं, जिसमें 2 अलग अलग शिप्स पर 5 क्रू मेंबर्स मारे गए। हर अटैक ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साफ और डरावना मैसेज दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने वाला कोई भी शिप अब एक पोटेंशियल टारगेट था। ज्यादातर शिपिंग कंपनीज के लिए रिस्क बहुत ज्यादा था और ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में तुरंत झटके लगे। ऑयल प्राइसेस, जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक सेंसिटिव बैरोमीटर है, ने तुरंत और नाटकीय ढंग से रिएक्ट किया। ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत $100 के पार पहुंच गई। यह कोई धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज नहीं थी, ये एक ही दिन की ट्रेडिंग में 9% से ज्यादा का अचानक उछाल था। ट्रेडर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स ने उस चीज के लिए तैयारी कर ली जिसे एक जनरेशन में ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस कहा जा रहा था। कई हफ्तों या शायद महीनों तक उथल-पुथल की संभावना डर का माहौल बना दिया था, जिससे प्राइसेस कई सालों में न देखने वाले लेवल्स तक पहुंच गए थे। यह बड़े पैमाने पर सप्लाई का संकट था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक और शिपिंग लेन नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल सप्लाईज के लगभग 5वें हिस्से के लिए ट्रांजिट पॉइंट है। हर दिन लगभग 9 मिलियन बैरल तेल, जो टोटल ग्लोबल सप्लाई का लगभग 10% है, सिर्फ इसी चौक पॉइंट से गुजर सकता है। ईरानी धमकियों और अटैक्स से स्ट्रेट प्रभावी ढंग से ब्लॉक होने के कारण तेल की यह भारी मात्रा फंस गई थी। दुनिया अचानक अपनी रोजमर्रा की एनर्जी कंजम्पशन के एक बड़े हिस्से से वंचित हो गई थी, जिससे एक ऐसी कमी पैदा हो गई थी जिसे आसानी से या जल्दी से पूरा नहीं किया जा सकता था, और हर देश के लिए इसके गहरे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। इस बरहचते हुए इमरजेंसी के जवाब में दुनिया की मेजर इकोनॉमीज ने ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं हुए थे। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, 30 से ज्यादा देशों ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिलीज करने पर सहमति जताई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नेतृत्व में इस कोशिश का मकसद मार्केट में 400 मिलियन बैरल तेल डालना था। यूनाइटेड स्टेट्स ने रास्ता दिखाया और अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 152 मिलियन बैरल रिलीज किए। यह एजेंसी के 50 साल के इतिहास में ऐसी सबसे बड़ी रिलीज थी जो आसमान छूते एनर्जी प्राइसेस पर लगाम लगाने और पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए एक डेस्परेट मेजर था। इन कोशिशों के बावजूद बेसिक प्रॉब्लम बनी रही। जमा किए गए तेल को रिलीज करना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, एक गंभीर घाव पर पट्टी। स्ट्रेट की फिजिकल ब्लॉकेड जारी रही। पर्शियन गल्फ में टैंकरों पर हमले जारी रहे। ईरान के लीडरशिप ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उन्होंने वादा किया कि चौक पॉइंट को यूनाइटेड स्टेट्स या उसके सहयोगियों के लिए जाने वाली किसी भी सप्लाई के लिए बंद रखा जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी किनारे पर थी। दुनिया को सिर्फ और तेल की नहीं, बल्कि उसे ट्रांसपोर्ट करने के एक सेफ तरीके की जरूरत थी। इस संकट ने एक गहरी कमजोरी को उजागर किया और देशों को अपनी एनर्जी लाइफलाइन को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर किया। यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस ईरान के खिलाफ फरवरी 2026 से चल रहे थे। इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे थे। ईरान का जवाब था कि वह वहां हमला करे जहां वह ग्लोबल इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। स्ट्रेट को टारगेट करके ईरान का मकसद ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करना था।
ये स्ट्रेटेजिक वाटरवे, जो अपनी सबसे पतली जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, ईरान और ओमान के बीच में है। इसके बंद होने का मतलब था कि दुनिया के तेल, नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा अचानक फंस गया था और इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचने का कोई सेफ रास्ता नहीं था। तेहरान से क्लोजर का ऐलान बिल्कुल पक्का था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने पब्लिक में एक वादा किया था। उन्होंने कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद रखेंगे। यह दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती थी, एक ऐसा कदम जिसने पर्शियन गोल्फ की ज्योग्राफी को हथियार बना दिया था। इस रास्ते पर निर्भर देशों के लिए यह क्लोजर उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा के खतरा था। जैसे जैसे संकट सामने आया, गल्फ एनर्जी पर निर्भर देशों को अपने ऑप्शंस पर विचार करना पड़ा। साउथ कोरिया, एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर और एक मनी मशीन जैसा माहौल जो इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है। ऐसे सीधे के खतरे का सामना करते हुए सियोल ने अपनी एडवांस्ड नेवल कैपेबिलिटीज की तरफ देखा। रोकेएस सेजोंग द ग्रेट एगिस डिस्ट्रॉयर समुद्र में दिखाया गया। ये वॉरशिप साउथ कोरिया की मॉडर्न मिलिट्री पावर का सिंबल है। ये सिर्फ एक बड़ा शिप नहीं, ये एक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है, हाई स्टेक्स समुद्री हालात के लिए डिजाइन किया गया, जैसे स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज। शिप की ताकत इसके डिफेंसिव सिस्टम्स में है और इसके ऑनफेंसिव सिस्टम्स में भी। यह शिप 128 वर्टिकल लॉन्च सेल्स से लैस है। ये सेल्स असल में डेक में एम्बेडेड साइलोज है, जो पल भर में कई तरह की मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार है। यह सिस्टम बड़े कोऑर्डिनेटेड एयर अटैक्स से बचाने में मदद करता है। एयरक्राफ्ट, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, यह एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है और अपने और एस्कॉर्ट किए गए वेसल्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बबल बना सकता है। ये कैपेबिलिटीज कंटेस्टेड स्पेस में ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। इसके अलावा यह पानी के नीचे के खतरों से भी निपटने के लिए लैस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पोटेंशियल माइनफील्ड भी था। सेजोंग द ग्रेट स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट अनमैन्ड माइन क्लियरेंस टूल्स से लैस है। ये रोबोटिक सबमर्सिबल्स हैं जिन्हें सेफ डिस्टेंस से डिप्लॉय किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी नाविकों या गोताखोरों की जान को खतरे में डाले बिना रास्ता साफ करती है। यह नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल टूल है। साउथ कोरिया का ऐसे शक्तिशाली मिलिट्री हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट उसकी स्ट्रेटेजिक रियलिटी को दर्शाता है। एक नए एग्रीमेंट के तहत डिफेंस कॉस्ट शेयरिंग 2026 में 1.52 ट्रिलियन वॉन तक बढ़ने वाला है। जहां साउथ कोरिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को दिखाया, वहीं इंडिया ने एक अलग लेकिन उतनी ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई। न्यू दिल्ली ने तेहरान के साथ अपने पुराने और कॉम्प्लेक्स रिलेशन का फायदा उठाया। सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पर निर्भर रहने के बजाय इंडिया ने ईरानी लीडरशिप के साथ हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पर्सनली ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन से बात की। बातचीत गल्फ से गुड्स और एनर्जी के ट्रांजिट पर फोकस्ड थी। इंडिया ने डायलॉग की पावर का इस्तेमाल किया और उस ब्लॉकेड में एक यूनिक एक्सेप्शन बनाया। इसका नतीजा एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन वेसल्स को स्पेशल पैसेज दिया। ईरान के इंडिया में एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली ने यह कंफर्म किया। यह एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। इंडिया ने सफलतापूर्वक एक छूट मांगी और हासिल की। इससे ओपन कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने का महत्व सामने आया और इंडिया ने बिना गोली चलाए अपने इंटरेस्ट सुरक्षित किए। हालांकि डिप्लोमेसी के साथ नेवल रिजॉल्व भी दिखाया गया। इंडिया ने सिर्फ आश्वासनों पर भरोसा नहीं किया। अपनी एसेट्स की सेफ्टी के लिए इंडियन नेवी को डिप्लॉय किया गया। एक शक्तिशाली इंडियन नेवी वॉरशिप ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए और हाई अलर्ट पर टैंकरों को एस्कॉर्ट किए। यह एस्कॉर्ट एक क्रेडिबल डेटरेंट था। यह सिग्नल था इंडिया डायलॉग पसंद करता है पर अपने शिप्स और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार है। डिप्लोमेसी और नेवल प्रेजेंस ने एक सेफ कॉरिडोर बनाया। मिशन सफल रहा। 2 इंडियन फ्लैग्ड टैंकर लगभग 2 हफ्तों में हॉर्मुज पार करने वाले पहले इंडियन वेसल बने। वे कुल मिलाकर लगभग 85,000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस ले जा रहे थे। उन्हें नेवल गार्जियन द्वारा 33 किलोमीटर चौड़े चौक पॉइंट से सावधानी से बाहर निकाला गया।
यह ऑपरेशन इंडिया की प्रैक्टिकल मल्टीफेसेटेड फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। डिप्लोमेसी की सॉफ्ट पावर ने नेवी की हार्ड पावर के साथ मिलकर एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की और इंडिया ने जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को अपनी शर्तों पर नेविगेट करने की क्षमता दिखाई। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर का खतरा साउथ कोरिया और इंडिया ने अपना अपना रास्ता चुना। दोनों देश पर्शियन गल्फ के समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से काम किया। साउथ कोरिया का जवाब एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उसका अलायंस फ्रेमवर्क, सेजोंग द ग्रेट जैसे वॉरशिप की तैयारी, उसके जबरदस्त मिसाइल डिफेंस शील्ड और माइन क्लियरिंग कैपेबिलिटीज, वह हॉस्टाइल पानी से गुजरने के लिए तैयार था। इसके विपरीत इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्किल्स को चुना, साथ में मिलिट्री तैयारी भी रखी। इंडिया ने ईरान के साथ सीधे जुड़कर काम किया, अपने नॉन अलाइनमेंट के इतिहास का फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से स्पेशल छूट हासिल की। यह डिप्लोमेटिक विक्ट्री जियोपॉलिटिकल डिवीजन्स के पार रिश्ते बनाए रखने की पावर दिखाती है और वॉरशिप्स की विजिलेंट आंखें बताती हैं कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं था, उसे सी लेन्स को खुला रखने के लिए मिलिट्री कोएलिशन में शामिल होने या नेतृत्व करने का विकल्प देता है। एक संभावना जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। हर देश ने अपने तरीके से एक खतरनाक सिचुएशन पर कंट्रोल किया और सेफ्टी का रास्ता बनाया।